green and black, brown and beige, in over 295 color combinations. अब हर रंग के switches के लिए एक ही दिशा, Northwest Switches. Know about the latest, the finest and the hottest gizmos and gadgets with the 4th anniversary issue of T3 magazine. To subscribe, SMS T3 to 51818. नया है दिन, नया है जोश, नया उत्सव, नया नमः। उत्सव धमाका ऑफर अब हर 5,000 रुपए की खरीदी पर जीतिए शानदार इनाम। मर्सिडीज बेंज i10 जैसी गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सोने चांदी के सिक्के और कई सारे शानदार इनाम। Whether it's an iconic design, the electronic stabilization program, the SpaceMax innovation, or the amazingly fuel-efficient engines, our innovations are for everyone. Volkswagen, das Auto. आपने देखा कि किस तरह से अमेरिकी बाजारों में और अमेरिकी इकोनॉमी में आने वाले डेटा न सिर्फ उनके बाजारों के लिए बल्कि हमारे बाजारों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ब्रॉडर मार्केट किस तरह से उन डेटा के बेसिस पर मूव करते हैं। अमेरिका के बाजार ऊपर या नीचे जाते हैं और उसके बाद हमारे बाजार भी उसे ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और डेटा इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में वो है डॉलर इंडेक्स। किस तरह से डॉलर दूसरी करेंसीज के मुकाबले में ऊपर नीचे होता है और उसका बाजारों पर क्या असर पड़ता है। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट। दरवेश, आप बताएं डॉलर इंडेक्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए एक इन्वेस्टर को और उसका क्या इम्पैक्ट है भारतीय शेयर बाजारों पर। पहले ये जान ले डॉलर इंडेक्स होता क्या है। डॉलर इंडेक्स बेसिकली डॉलर को रेप्लिकेट करता है। वेटेड एवरेज इंडेक्स है ये 6 करेंसियों का। जीबीपी है, यूरो है, जापानीज येन है, स्वीडिश क्रोना है, स्विस फ्रैंक है और कैनेडियन डॉलर है। इसमें सबसे ज्यादा वेट जीबीपी एंड यूरो का 70% वेटेज इनसे आता है। डॉलर इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है अगर डॉलर में तेजी आ रही है यानी डॉलर मजबूत हो रहा है तो यूएस इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है क्योंकि वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। जी, वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स जो है उनके वो हर्ट हो जाते हैं, ठीक बात, वो महंगे हो जाते हैं। इमर्जिंग मार्केट के लिए, यूरोपियन मार्केट के लिए ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो यूएस इकोनॉमी का वीकनेस किसी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाता है, तो शेयर बाजारों में जो यूएस के लोग हैं वो कम पैसा लगाते हैं। 2000 से जो कोरिलेशन हमने देखा डॉलर इंडेक्स का, फिर तो ये घूम फिर के वैसी बात हो गई कि एक तरफ अच्छा है एक तरफ खराब है, तो फिर इसको समझे कैसे, क्या मतलब निकाला जाए? जी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होता है तो इकोनॉमी के लिए इसे खराब माना जाता है। 2000 से इसका डायरेक्ट कनेक्शन देखा गया इक्विटी मार्केट के साथ। जब जब डॉलर इंडेक्स तेजी में आई है इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। एक दो इंस्टेंस को छोड़ दे तो ठीक बात है। और जब डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो इक्विटी मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। यानी कि अगर एक आम इन्वेस्टर के लिहाज से समझा जाए तो ये ठीक है कि अगर डॉलर, यूरो या फिर पाउंड के मुकाबले में मजबूत होता है तो जनरली, हर बार नहीं, जनरली इक्विटी मार्केट के लिए वो अच्छा है जी। और अगर ये कमजोर होता है तो फिर उसको किस तरह से देखा जाए? उसको इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव मान सकते हैं। और दूसरे कमोडिटीज के लिए? कमोडिटी का ऐसा है कि डॉलर इंडेक्स अगर मजबूत होता है तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आती है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू डॉलर। कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, डॉलर बेंचमार्क रहता है, और अगर डॉलर इंडेक्स डिप्रिशिएट करता है तो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आती हैं रिस्पेक्ट टू करेंसी। यानी कि डॉलर की मजबूती और कमजोरी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बाजार का व्यू लेने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दलजीत, ये तो हमने बात की सारे ग्लोबल फैक्टर्स की, डॉलर्स की भी बात कर ली, करेंसीज की भी कर ली, यूएस की इकोनॉमी की, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी भारतीय बाजार है लॉन्ग टर्म में, तो जो भारतीय बाजारों में हमारी इकोनॉमी जो कर रही है उसी के बेसिस पे बाजार बढ़ेंगे या गिरेंगे। अभी हाल ही में जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए थे, लगभग 8.9% हमने देखा कि पिछली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ रही थी। बेसिकली जीडीपी ग्रोथ है क्या? क्योंकि ये हर रोज चैनल्स पे, पेपर्स में सुनने को मिलता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सेकंड फास्टेस्ट पूरे वर्ल्ड में, बहुत तेजी से बढ़ रही है। अल्टीमेटली लोग समझ नहीं पाते कि जीडीपी क्या चीज है और इसका क्या मतलब है। देखिए, जीडीपी बहुत सिंपल टर्म्स में समझे तो एक ये कह सकते हैं कि पूरे देश में जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक मापदंड है, राइट। अब
एक तरीका ये है कि जैसे आप अपने घर में पूरा जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका एक लेखा जोखा बनाते हैं, ऐसे ये कंट्री के लिए पूरी कंट्री में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे कंट्री के अंदर जितना कुछ हो रहा है उसका प्रोडक्शन का एक मापदंड है। अब इसको नॉर्मली हम एग्जैक्ट नंबर के बजाय ग्रोथ के ऊपर जाते हैं, क्योंकि नंबर तो अगर करेंसी का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वैल्यूएशन का भी फर्क पड़ेगा, नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ इसलिए बार बार हम बात करते हैं। जहां तक पिछले मेल्टडाउन में था तो ग्रोथ बहुत नीचे आ गई, अभी ये 8.9%। इसके तरीके दो तरीके हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट पे इसको नापना और एक होता है मार्केट प्राइस पे, क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस है, जो अगर आपने अब एक बेस बना लिया तो अभी ये जो आंकड़े आते हैं जैसे कि 9% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ के, वो किस तरह से नापे जाते हैं? दोनों तरीके से नाप करके हम आपको बताते हैं, बट इम्पोर्टेंट जो हेडलाइन नंबर रहता है वो फैक्टर कॉस्ट का ही रहता है 9% वाला। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए ये काफी है कि वो ये जाने कि 9% से हम ग्रो कर रहे हैं, जो कि इसी को आप कंपेयर करते हैं तो यूएस जो है वो 2% पे ग्रो करता है। क्या ये समझना ठीक है दलजीत की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एकदम रिपोर्ट कार्ड है, इसलिए थोड़ा इसका इम्पैक्ट बहुत कम समय के लिए स्टॉक मार्केट पे रहता है, क्योंकि जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। तो अभी जो हमारा जो इस समय का जो अगर आप देखें ग्राफ, तो उसमें 50% करीबन जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, 24-25% करीबन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और बाकी जो है एग्रीकल्चर से आता है, 15-16% एग्रीकल्चर से आता है। तो अब हमको ये समझना पड़ता है कौन सा सेक्टर इसमें से ब्रॉडर सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, कितना काम कर रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर, जैसे कल के जो डेटा आए हैं उसमें जो सरप्राइज आया है वो आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो विद इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बहुत सारे सब सेगमेंट्स होंगे। ये आपको एक लेखा जोखा बता रहा है, एक रिपोर्ट कार्ड दे रहा है, बट ये क्या है कि ये स्टेल डेटा है, पुराना डेटा है। तो उसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेटा जब वो आपके पास आया, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लगभग हर मंथ आ जाते हैं। तो आप इसलिए मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा धर्मेश आपसे, आईआईपी के नंबर्स हर महीने आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, इन नंबर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है और बाजार पर इसका क्या असर पड़ता है? आईआईपी नंबर नाम खुद ही एक्सप्लेन करता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ट्रैक करता है। अगर ये नंबर अच्छे आ रहे हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छी हो रही है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज अच्छी कर रही है, इसका मतलब ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पिक कर रहा है, सरकार इसमें निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। दलजीत, लेकिन इसके साथ ही कुछ और नंबर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड ही हैं, जिस पर नजर रहती है और काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। इन्फ्लेशन उसी में से एक है। एक टाइम था जब 2007-2008 के आसपास जब इन्फ्लेशन का नंबर आता ही जैसे आता था इन्फ्लेशन और बाजार में दहशत हो जाती थी, बाजार 1% इन्फ्लेशन बढ़ गया, बाजार 200-300-400 पॉइंट गिर जाता था। आजकल इन्फ्लेशन के नंबर को कोई देखता ही नहीं, जबकि इन्फ्लेशन अब भी 8-9% है। तो ये क्यों होता है ऐसा कि कभी इन्फ्लेशन हम देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, कभी बाजार पे असर पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये सब एक्चुअली क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स बाई नेचर जो है वो उसके अपने काफी शॉर्टकमिंग्स है। इन्फ्लेशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। तो यानी कि अगर आज आप 1 दिसंबर को निकाल रहे हैं, या तो अगले साल 1 दिसंबर को क्या होगा, अब इसके बीच में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो चुका होगा। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अभी मान लीजिए इस बार बेस इफेक्ट ज्यादा हो गया, सपोज किसी रीजन से, तो जैसे आपने जो बोला 2007-8 में ऑयल प्राइस $145 था, तो उस समय नेचुरल है कि इन्फ्लेशन, हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल, 90% हमारा इंपोर्ट होता है, तो जब हमारा इंपोर्ट होगा तो हमारा बेस इफेक्ट बढ़ गया। अब जब नेक्स्ट ईयर वो $25 रह गया तो आपका ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। तो आपने कुछ किया नहीं, बट वो स्टैटिस्टिक्स ने उसको कर दिया कि वो 12% का 7%। जब साल दर साल आप कंपेयर करते हैं तो वो इफेक्ट जो है उसका कोई बहुत इसलिए मायने नहीं रहता है। मोर इम्पोर्टेंट है कि अगर एक्चुअली देखें तो डिस्कनेक्ट भी है। बाजार में आप जाते हैं तो आप बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि महंगाई एक्चुअली इस वक्त ज्यादा है 2007-8 के मुकाबले में, लेकिन बाजार में पैनिक इस वक्त नहीं है, तब था। तो वो क्योंकि आपको वो नंबर दिखाई देता था, बड़ा ऊंचा नंबर 12%, 15%, तो आप बोलते थे अरे बहुत बढ़ गया, अभी 7-8% है
तो आई एम हैप्पी, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो इन्फ्लेशन से, और दूसरा नुकसान है इन्फ्लेशन से क्या होता है कि आपकी मनी की वैल्यू जो है वो घट रही है। तो अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन उतना ज्यादा आपके पैसे की वैल्यू घट रही है, तो उस लिहाज से इन्फ्लेशन ज्यादा होना बाजार के लिए नेगेटिव है। बिल्कुल। तो ये बात हुई इन्फ्लेशन और कुछ और डोमेस्टिक फैक्टर्स की, लेकिन इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्रेडिट पॉलिसी, इसका क्या मतलब होता है आपके लिए? किस तरह से क्रेडिट पॉलिसी की वजह से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर इंपैक्ट आता है? और कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े जो बाजार में लगातार आते हैं, आप देखते हैं ऑटो नंबर्स, टेलीकॉम नंबर्स, इनका क्या मतलब निकाला जाए और इससे किस तरह से आपके निवेश को फायदा हो, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊं? तेरी मम्मी का वेज खाना मेरी मम्मी के नॉन वेज से अच्छा है।